हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पीछे अनाउंसमेंट किया था कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराने जा रहे हैं, तो आज उसी में बीसीएस सेकंड सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर का एक पेपर उठाए हैं जिसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक, तो बीसीएस सेकंड सेमेस्टर के बच्चे थोड़ा ध्यान से इस पूरे लेक्चर को देखना, क्योंकि इस लेक्चर में हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा जाए, क्योंकि पूरे एक साल का पूरा पेपर इसमें सॉल्व कराया जाएगा। जैसे आते हैं सॉल्व करते हैं बेटा। जैसे पहला क्वेश्चन है, ये सेट से रिलेटेड है, तो इसको हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सूर्या सर को बुलाएंगे, जो अनाउंसमेंट में आपको हम बताए थे कि हाफ पार्ट सूर्या सर कराने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन हम कराने वाले हैं। तो सूर्या सर आइए। हेलो सर। अब बेटा सूर्या सर इस क्वेश्चन को सॉल्व कराने वाले हैं, फिर बीच बीच में हम दोनों लोग क्वेश्चन को बांटकर सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है सर? यस। हेलो हेलो बेटा, आवाज़ जा रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी लोग का एक बार फिर से मैं अपने ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नेक्स्ट एंकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि कल के अनाउंसमेंट में जिक्र हुआ था कि हम लोग एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का सीरीज ला रहे हैं, तो आज एक सुंदर सा प्यारा सा सुनहरा मेरे लिए पीवाईक्यू का सीरीज है, 2022 का पेपर है, जो कि मेरे लिए ये एमजी के वीपी का है। बेटा ये एमजी के वीपी का 2022 का बीसीएस सेकेंड सेमेस्टर मैथ का एक हम लोगों ने पेपर उठाया है, जिसे जो टॉपिक बीसीएस में हमारी रहेगी हम क्वेश्चन को कराएंगे, और जैसे ही प्रदीप सर की टॉपिक आएगी वो क्वेश्चन आपको प्रदीप सर कराएंगे। तो हम दोनों लोग इस मिलके एक पेपर को सॉल्व कराएंगे। तो बेटा चलिए बिना समय को वेस्ट किए हुए हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ है 2022 में, विद्यापीठ let a is equal to small a comma b and b is equal to b comma c comma d, then evaluate the a union b, a intersection b and a minus b and also represent it by the using the Venn diagram। बेटा वेरी वेरी इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। बस हर टॉपिक को जैसे मैं कह रहा हूं बस बने रहना, कंटिन्यूटी लगाए रखना, देखना ध्यान से, समझ में जरूर आएगा बेटा। तो सबसे पहले हम इसके सोल्यूशन को शुरू करते हैं। हमें क्या दिया है, a इज इक्वल टू a कॉमा b एंड b इज इक्वल टू बी सी डी दिया है। तो हमें पहला पूछा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हम पहले फर्स्ट लगाए। हाँ ठीक है बेटा, फर्स्ट a यूनियन b। अब पता है ना a यूनियन b कैसे निकाला जाता है बेटा? अगर कोई एक सेट a हो और एक सेट कोई b हो, तो a यूनियन b जो होता है उन दोनों एलिमेंट को, उन दोनों सेट के एलिमेंट को हम कंबाइन करते हैं। उन दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइन करने पर जो एक सेट मेरे पास फॉर्म होता है, हम उसको क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी बोलते हैं। जैसे यहां पर ए की वैल्यू है a कॉमा बी और b की वैल्यू है b कॉमा सी कॉमा डी, तो ए यूनियन बी बेटा, ए यूनियन बी की जो वैल्यू होगी, ध्यान रहे जितना इसमें एलिमेंट है और जितना इसमें एलिमेंट है, सारे एलिमेंट को एक सेट में कंबाइंड करके लिखना है। बस एक चीज का ध्यान रहे कि एलिमेंट की रिपीटेशन अलाउ नहीं है, यानी सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे हमें पहले क्या है, a कॉमा बी है, फिर हम इस वाले एलिमेंट को लिखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे b है, तो ध्यान दें अब हम b को नहीं लिखेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने b को राइट कर लिया है। देन हमारे पास आ जाएगा c कॉमा b। दिस इज द आंसर, a यूनियन b। बेटा आई थिंक ये बातें समझ में आ रही है कि a यूनियन b क्या होता है। a यूनियन b का जो फार्मूला होता है बेटा, कोई एक सेट a दिया है, कोई एक सेट b दिया है, तो उन दोनों सेट के एलिमेंट को कंबाइंड करके एक सेट जो बनेगा हम उसको यूनियन बोलते हैं। अब ध्यान दें जब आप एलिमेंट को लिखेंगे तो उसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं होता है, यानी आपके सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करना चाहिए। जैसे अगर मैं बी को 2 बार लिखता तो वो रिपीट करता, जो कि ये सेट की रूल नहीं है। ओके, इतनी बातें क्लियर? ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब सेकंड क्या कह रहा है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। अब इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब ये हो गया कि जैसे यूनियन में हम क्या करते हैं कि कंबाइंड एलिमेंट को राइट करते हैं, लेकिन जब इंटरसेक्शन की बात आती है तो इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट को लिखेंगे। कॉमन एलिमेंट मतलब जो एलिमेंट ए में है और जो एलिमेंट बी में है, उसी एलिमेंट को हम इंटरसेक्शन में लाते हैं बेटा। यानी यहां पर ए में क्या है, ए और बी है, ठीक है, वेट ध्यान से, ए में क्या है, ए कॉमा बी है और बी में आपका है बी कॉमा सी कॉमा डी। यानी इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है बेटा, देखो ए यहां पर है पर ए यहां पे नहीं है, बी सर यहां पे भी है और बी यहां पर भी है।
यानी ये दोनों के दोनों एलिमेंट इस दोनों सेट के लिए कॉमन हो गए, यानी दोनों के पास है। तो हमारा जो ए इंटरसेक्शन बी आएगा वो बेटा कितना आएगा, ए इंटरसेक्शन बी जो आएगा आपका वो ओनली एक सिंगल एलिमेंट आएगा, बी आएगा। इतनी बातें क्लियर, ए इंटरसेक्शन बी एंड ए यूनियन बी। एंड थर्ड नंबर पे है, अपने को निकालना है ए माइनस बी। अब देखो बेटा ए माइनस बी कैसे निकलता है, बात को समझते हैं। थर्ड नंबर समझ लो थोड़ा सा। अब मेरे को a माइनस बी निकालना है, तो बेटा पहले मैं a माइनस बी का तुमको डेफिनेशन बताता हूं कि a माइनस बी होता क्या है। ध्यान समझना सर, ये लिखा है a माइनस बी। अब ये क्या कह रहा है कि a में से उन सारे एलिमेंट को निकाल दो, a में से उन सारे एलिमेंट को निकाल दो जो ऑलरेडी b में हो। मेरी बात समझना, a माइनस बी, a माइनस बी मतलब a में से उन सारे एलिमेंट को हटा दो जो ऑलरेडी कहां पर हो, b में हो। जैसे अगर मैं आपको लिख रहा हूं कि b माइनस ए, तो इसका मतलब क्या है कि b में से उन सारे एलिमेंट को हटा दो, यानी डिलीट कर दो जो एलिमेंट क्या हो, कहां हो, a में हो। तो सर यहां पर आप आएंगे तो a माइनस बी, a माइनस बी जब आप लिखेंगे तो क्या बोलेंगे कि a से उन सारे एलिमेंट को हटा दो, a से उन सारे एलिमेंट को हटा दो जो ऑलरेडी कहां पर हो, b में। तो जब हम a में आएंगे तो a कॉमा b है। अब इसमें से उस एलिमेंट को हटाना है जो एलिमेंट बी में होना चाहिए। तो आपके पास बी में कौन सा एलिमेंट है, बी है, और बी ऑलरेडी यहां पर है, तो बी हम क्या करेंगे, इस वाले सेट में से डिलीट कर देंगे बेटा। तो अपने पास क्या बचेगा, एक सिंगल सेट ए बचेगा, यानी दिस इज द ए माइनस बी। आई होप ये बातें आपको समझ में आई होंगी, ए इंटरसेक्शन, ए यूनियन और ए माइनस बी। ठीक है बेटा, अब थोड़ा हम आगे चलते हैं, इनका वेन डायग्राम भी मेरे को बनाना है। तो वेन डायग्राम थोड़ा सा देखना, बहुत ईजी होता है, वेन डायग्राम के लिए परेशानी नहीं लेने की जरूरत है आपको। ठीक है, आइए देखते हैं बात। हाँ, वेन डायग्राम समझना बेटा। देखो पहले तो वेन डायग्राम बनाने का तरीका क्या होता है कि पहले तो तुमको एक बॉक्स बनाना है, डब्बा, उसको बोलेंगे यूनिवर्सल। क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल। देखो ये आपका यूनिवर्सल, जैसे होल, जैसे हमारे लिए अर्थ हमारे लिए क्या हो गया, यूनिवर्सल हो गया। अब उसके अंदर मेरी कंट्री है और कंट्री है, फिर कंट्री के अंदर हम हैं, फिर हमारे परिवार है, जो भी फैमिली एक मेंबर ऐसे से चैन बना है। तो उसी तरह ये सेट के लिए एक यूनिवर्स है, मतलब इसके बाहर कोई कहानी नहीं। अब ध्यान रहे, कभी भी जब भी आप ए और बी को वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे तो बेटा ध्यान समझना, दो टाइप के फिगर हमको बनाना पड़ता है। देखो समझो, एक तो आपको ऐसे बनाना पड़ता है सेपरेट सेपरेट और एक आप ऐसे बनाते हो। बेटा समझना, ये दोनों फिगर कब बनता है बेटा, ये डिनोट कर रहा है कि इनके बीच में कोई ना कोई कॉमन पार्ट है, और ये डिनोट कर रहा है कि इनके और इनके बीच में कोई भी कॉमन पार्ट नहीं है। और कॉमन पार्ट को क्या बताता है, इंटरसेक्शन बताता है। क्या बताता है, इंटरसेक्शन। सर ये वाला कब बनेगा, जब आपके पास कोई एलिमेंट कॉमन हो, मतलब वो एलिमेंट यहां भी हो और वो एलिमेंट यहां भी हो। और ये वाला कब बनेगा, जब कोई भी कॉमन नहीं होगा, यानी वो एलिमेंट किसी में भी सिंगल में रहेगा, दोनों में नहीं रहेगा। और ये वाले कब बनेंगे, जब इंटरसेक्शन यानी कॉमन एलिमेंट हो, मतलब एक एलिमेंट ए में भी हो और एक एलिमेंट कहां पर हो, बी में भी हो। तो आई होप इस बार आप देखेंगे तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट आया है बेटा, ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट आया है, मतलब कहीं ना कहीं कॉमन एलिमेंट है मेरे पास। तो बेटा ये वाला बनेगा कि ये वाला बनेगा, तो सीधे से आपको बताना है सर इस बार तो यही वाला बनेगा, ये वाला नहीं बनेगा, क्योंकि ये तब बनता है जब ए इंटरसेक्शन भी आपके पास नहीं आता है, और ये तब बनता है जब आपके पास ए इंटरसेक्शन भी आता है। तो बेटा समझना, ठीक ठीक एकदम से बेटा नेमिंग दे देते हैं, एक का नाम है ए और एक का नाम है बी। अब ध्यान समझना, ठीक है, अब आपको सीधे सीधे फिगर बताएगा कि क्या कैसे है, समझना बात को। जैसे समझना, ये वाला जो पार्ट देखो बेटा, ये वाला जो आपको एक पार्ट दिख रहा होगा, मैं इसको सेट कर रहा हूं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा होगा बेटा, ये वाला पार्ट, बेटा ये वाला पार्ट आप देखोगे तो ये वाला पार्ट ऑलरेडी ए में भी है और ये वाला पार्ट ऑलरेडी किसमें है, बी में है। यानी मेरे कहने का मतलब ये पार्ट कॉमन वाले को डिनोट कर रहा है, यानी कॉमन को डिनोट कर रहा है, मतलब क्या, इंटरसेक्शन।
तो बेटा ये वाला जो पार्ट है हम इसको क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। इतनी बातें सही है, ए इंटरसेक्शन बी बोलेंगे। और ए इंटरसेक्शन बी में बेटा कौन बैठा है, ए इंटरसेक्शन बी में आपके पास सुंदर सा बैठा है कौन, ए इंटरसेक्शन बी में स्मॉल बी बैठा है बेटा। तो यहाँ पे स्मॉल बी को हमने बैठा दिया, ठीक है, स्मॉल बी यहाँ पे बैठा है। देन अब समझना बात को, ए बी और इंटरसेक्शन तीनों को मिला के समझना, ए बी इंटरसेक्शन यानी तीनों को मिला के जो मेरे पास फॉर्म होता है वो क्या होता है, ए यूनियन बी होता है। क्या होता है बेटा, ए यूनियन बी। मतलब ये पूरा का पूरा जो कहानी है, ये जो पूरा का पूरा है मेरे को ए यूनियन बी डिनोट करेगा। कौन सा बता रहा हूं बेटा, ये जो है आपको ए यूनियन बी डिनोट करेगा। क्या डिनोट करेगा, ए यूनियन बी। यानी ए यूनियन बी की वैल्यू कितनी होगी, अब समझना ए यूनियन बी की वैल्यू क्या क्या है। ए बी सी डी, यानी सर ए यहां पर है, बी तो ऑलरेडी यहां पे चला गया, और सी और डी ये यहां पर है। ठीक है, क्लियर इतनी बातें। आपके पास यूनियन भी आ गया और क्या आ गया, इंटरसेक्शन आ गया। अब बेटा बारी है किसकी लाने की, हाँ इसको मैं सेट कर दे रहा हूं कि ये आपका जो है वो यूनियन डिनोट करेगा। ये जो पूरा पार्ट है वो आपका यूनियन डिनोट करेगा। ठीक है, अब बारी है आपके पास a माइनस बी को दिखाने का। तो a माइनस बी क्या कहता है कि a में से उन सारे एलिमेंट को हटा दो जो ऑलरेडी b में है। मतलब सीधा सीधा a में से उस वाले पार्ट को हटा दो जो ऑलरेडी b में है। यानी सीधा सीधा बेटा जो आपका a यूनियन b वाला क्राइटेरिया है मैं उसको थोड़ा सा दिखाने जा रहा हूं, और वो क्या है समझना। a यूनियन b मतलब केवल यही वाला पार्ट आएगा बेटा, और केवल यही वाला पार्ट। तो ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, a माइनस बी। आई होप इतनी बातें समझ में आई होंगी कि a माइनस बी क्या है और a यूनियन बी क्या है और a इंटरसेक्शन b क्या है। ओके, तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रेडी हुआ। देन हम प्रदीप सर को बुलाते हैं जो कि अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आएंगे। सर नेक्स्ट वेलकम। ओह सॉरी सर, चलो भाई क्वेश्चन देखो क्या लिखा है अगला। स्टेट एंड प्रूव यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन, आल्सो प्रूव दैट x डे u अपॉन डे x प्लस y डे u अपॉन डे y इक्वल टू u। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या लिखना है भाई, स्टेटमेंट लिखना है। जो लिखते हैं यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, तो ध्यान देखना भाई क्या होता है। इसमें बोला गया था इफ u इज ए फंक्शन, u इज ए फंक्शन of x and y of degree n, then x डे बाई u अपान का डे बाई x प्लस y डे बाई u अपान का डे बाई y इक्वल टू एन यू होता है मेरे भाई। देखो ये होता है इसका स्टेटमेंट, इसका यूलर्स थ्योरम का। सीधा बोला गया था अगर आपके पास u मतलब ऐसा कुछ कोई फंक्शन है किसका, x और y का फंक्शन है, ठीक है, और कितने डिग्री का, n डिग्री का है, तो हम क्या बोलेंगे डायरेक्ट x डे बाई u अपॉन डे बाई x प्लस y डे बाई u अपॉन डे बाई y की वैल्यू क्या होती है, n u होती है। ये इसका था स्टेटमेंट, ये था स्टेटमेंट। अभी क्या बोला गया मेरे भाई, इसको प्रूव भी करना है, प्रूव द यूलर्स थ्योरम। जो ये स्टेटमेंट लिखा है हमने क्या करना है, इसको प्रूफ करना। चलो प्रूफ करते हैं इसको, प्रूफ करते हैं भाई। देखो चलो लेट, वही फंक्शन ले लेते हैं मेरे भाई, क्या था, लेट u इज द होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n, अब देखो डिग्री n, तो आपको बेटा याद होगा हमने बताया था अगर इसमें होमोजेनियस फंक्शन में कोई भी लिखा जाता है तो मैं ऐसे लिख सकते, देखो x के पावर n f ऑफ y बाई x में कन्वर्ट कर लिया करो, या u इक्वल टू क्या कर लो, y के पावर n कर लो, f ऑफ y बाई x बाई y कर लो। ठीक है, हम ऐसा फंक्शन आराम से बना लेते हैं।
ठीक। अगर कोई भी फंक्शन हमें u इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई दिया होता है तो इसको हम सिंपल या तो इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं या तो इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर u हमारा n डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन है, यही तरीका होता है u को मानने का। तो चलो हम ये पहला वाला ले लेते हैं। चलो क्या लिया, u इक्वल टू कितना हो गया, u इक्वल टू कितना हो गया, x के पावर n एफ ऑफ वाई बाई का x, एफ ऑफ वाई बाई का x। चलो ये हम लोगों ने मान लिया, इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेते हैं। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 करते हैं, इक्वेशन नंबर। अब देखो स्टेटमेंट ने क्या लिखा था, जो u माने हो उसको x में डिफरेंशिएट करना है, फिर x का मल्टीप्लाई, फिर y में डिफरेंशिएट करना है, y का मल्टीप्लाई, फिर ऐड करना है। तो देखो रिजल्ट हमें n इंटू का u लेके आना है। चलो डिफरेंशिएट करते हैं, इसको डिफरेंशिएट पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। ध्यान देना मेरे भाई, कैसा करना है, पार्शियली डिफरेंशिएट करना है। partially differentiating equation 1 with respect to x। देखो x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं तो कितना हो जाएगा भाई, देखो डे बाई यू अपन का डे बाई एक्स हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको क्या मान लेते हैं, सेकंड फंक्शन। चेन रूल याद है बेटा ना, कैसे करते हैं, फर्स्ट को रखना है तो फर्स्ट लिखा तो इसको x के पावर n को लिखा, इनको क्या डिफरेंशिएट तो क्या आ जाएगा, देखो f डैश y बाई का पहले x हो जाएगा, ठीक है। किसको कर रहे हैं, x में, तो क्या हो जाएगा माइनस का y बाई का x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि y बाई का x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का y बाई का x स्क्वायर प्लस। अब देखो किसको लिखा था, इसको डिफरेंशिएट किया था, f y बाई एक्स को डिफरेंशिएट किया था, इसको जैसे का तैसा लिख दिया, और x के पावर n को डिफरेंशिएट करेंगे तो n x के पावर n माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो थोड़ा ध्यान से, ये x स्क्वायर है, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x के पावर n। इधर देखना क्या लिखा, x के पावर n, वहां देखो क्या दिख रहा है, वो x स्क्वायर दिख रहा है। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो x के पावर n और x के पावर -2, ये बेस सेम तो पावर क्या होता है ऐड, मतलब x के पावर n माइनस का 2 हो जाने वाला है। तो इसको क्या लिख देंगे हम, इसको और इसको कंबाइन करके तो डे बाई यू अपॉन डे बाई एक्स की जो वैल्यू आ जाएगी, कितना हो जाएगी, x के पावर n माइनस का 2, और क्या बचा माइनस का y, पहले माइनस का y लिख देते हैं, और क्या हो जाएगा x के पावर n माइनस का 2, और कितना हो गया है f डैश y बाई का x, क्या हो गया f डैश y बाई का x, प्लस का इसको क्या लिखा है, देखो पहले लिखते हैं n x के पावर n माइनस का 1, और क्या लिखा है f इंटू का सॉरी f ऑफ y बाई का x। अब देखो थोड़ा देख लो, यहाँ पे डे बाई यू अपॉन डे बाई एक्स की वैल्यू आ गई है, क्या करते हैं, इसी में x का मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करने जा रहे हैं मेरे भाई, इसमें x का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, तो x का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, देखो x डे बाई यू अपॉन डे बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ भी x आ जाएगा तो देखो यहाँ माइनस का y, अच्छा जैसे ही x का मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे x आ जाएगा एक ऊपर तो 1 हो जाएगा, तो ऐड करें तो कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से यहाँ पे n माइनस का 1 हो जाएगा, कितना हो जाने वाला, देखो ध्यान से n माइनस का n हो जाएगा, तो x के पावर n माइनस का 1 हो जाएगा, f डैश y बाई का x बचा है, ठीक, प्लस x इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, देखो n x के पावर सिंपल से कितना हो जाएगा n हो जाएगा, क्योंकि x मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, फिर से ऐड होगा कितना देगा, वही दे देगा, जिसको हटाते हैं यहाँ से, ठीक। और क्या बचा है f y बाई का x, ठीक। तो अभी तक हमने क्या किया मेरे भाई, देखो जो u था उसको x में पार्शियली डिफरेंशिएट करके उसमें x का मल्टीप्लाई कर दिया, बस x में डिफरेंशिएट किया पार्शियली और x का क्या किया मल्टीप्लाई, अभी तक ये काम हुआ। अब चलो सेम प्रोसेस में क्या लिखा है, देखो उसी u को y में भी डिफरेंशिएट करना है, तो इस बार क्या करते हैं, y में पार्शियली डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो देखो ठीक, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू y। चलो भाई y में डिफरेंशिएट करते हैं। अब देखो जब y में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये x का फंक्शन है, तो x को कांस्टेंट ट्रीट करेगा, मतलब इसमें फर्स्ट सेकंड नहीं लगने वाला है, x के पावर n क्या हो जाने वाला है, कांस्टेंट हो जाने वाला है। तो क्या देखो क्या आ जाएगा इधर, डे बाई यू अपन का डे बाई एक्स हो जाएगा, डे बाई यू अपन का डे बाई एक्स, x के पावर n कांस्टेंट, क्योंकि x का फंक्शन, सॉरी यहाँ पे x ना होकर y हुआ, क्योंकि y में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक। x के पावर n क्या होगा कांस्टेंट, क्योंकि y में पार्शियल डिफरेंशिएट कर रहे हैं। फंक्शन का करेंगे तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, f डैश y बाई का कितना हो जाने वाला है, x हो जाने वाला है। अब देखो फिर से इसमें 1 बाई एक्स कांस्टेंट है और y का करेंगे तो कितना हो जाने वाला मेरे भाई,
1 हो जाने वाला। अब देखो फिर से किसका मल्टीप्लाई यहाँ पे y पे है, तो बोथ साइड इसमें y का मल्टीप्लाई करो। किसका मल्टीप्लाई? y का। चलो करते हैं, क्या आ जाएगा y डे बाई यू अपान का डे बा y इक्वल टू क्या आ जाएगा, इधर भी y आ जाएगा y x के पावर n f डैश y बाई x। अच्छा इधर देखो जो ये 1 बाई x नीचे, इसको यहाँ लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। इसे इक्वेशन नंबर क्या मानते हैं? 2 मानते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर क्या मानते हैं? 3 मानते हैं। ठीक है, 2 और 3। अब ध्यान से देखो करना क्या, देखो बीच में ऐड है ना, तो क्या करते हैं, x से डे बाई यू अपन डे बाई x आ चुका है, y डे बाई यू अपन डे बाई y, अच्छा दोनों क्या कर दें, ऐड कर दें। तो एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। चलो करते हैं, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। अब देखो जैसे ऐड करने जाएंगे तो राइट साइड का राइट साइड में ऐड होगा, तो राइट साइड में देखो क्या है, x डे बाई यू अपान का डे बा x है, और यहाँ पे क्या है, y डे बाई यू अपान का डे बा y, y डे बाई यू अपान का डे बा y है। ठीक है, अब लेफ्ट का ऐड करो भाई। लेफ्ट में देखो पहले इसको लिख देते हैं, क्या लिखा है, n x के पावर n f ऑफ y बाई का x बचा है। ठीक है, फिर क्या लिखा, माइनस का y x के पावर n माइनस 1। ठीक है, f डैश y बाई का x है, और क्या उधर क्या बचा है, देखो उधर क्या बचा है, y बाई का x बचा है। कितना बचा है, प्लस का y बाई का x। ठीक, क्या बचा, y बाई का x, y बाई का x, x के पावर n f डैश y बाई का x, f डैश y बाई का x। अब देखो कुछ कॉमन उमन लेते हैं, क्या कुछ बचता है यहाँ पे, कटता फिरता है क्या, कॉमन क्या दिख रहा है दोनों में, f डैश y बाई x इसमें कॉमन है, इसमें क्या कॉमन है, f डैश y बाई का x। चलो इधर देखो ये बचा n x के पावर n f ऑफ y बाई का x। अच्छा थोड़ा ध्यान से देखो, इसको क्या करते हैं, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, ध्यान से देखना, ये x के पावर n माइनस 1 लिखा है, x के पावर n माइनस 1, तो इसको क्या x के पावर n इंटू x माइनस 1 लिख सकते हैं, बोलो आराम से लिख सकते हैं। अब ये माइनस वाले को क्या लिख सकते हैं, x के पावर n अपान का x, बोलो मतलब x के पावर n माइनस 1 को x के पावर n अपान का x लिख सकते हैं। ये x के पावर n माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, x के पावर n अपान का x, तो क्या होगा देखो यहाँ से y, इसको क्या लिखा हमने, x के पावर n अपान का x f डैश y बाई का x अब प्लस का y बाई x x के पावर n f डैश y बाई का x। ठीक भाई, दो इतना क्लियर हो गया। अब देखो ये प्लस और ये माइनस कैंसिल, ये प्लस और माइनस क्या हो गया, कैंसिल। बचा क्या, तो हमारे पास क्या बच गया है, बच क्या गया है, x डे बाई यू अपान का डे बा x प्लस का y डे बाई यू अपान का डे बा y। देखो ये n बचा है और ये क्या बचा, x के पावर n f ऑफ y बाई का। अब थोड़ा ध्यान दो, क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही इसको कुछ माने थे, क्या माने थे देखना थोड़ा, इस वाले टर्म को क्वेश्चन के स्टार्टिंग में u माने थे, क्या देखो क्या था, इसी की वैल्यू क्या थी हमारी u, इसका मतलब यहाँ पे क्या लिख दें, u लिख दें, तो कितना हो जाएगा, x डे बाई यू अपान का डे बा x प्लस का y डे बाई यू अपान का डे बा y इक्वल टू कितना हो जाएगा, NU। ये हो गया हमारा प्रूफ। तो अभी बता दो क्वेश्चन में क्या पूछा था हम लोग से, यूलर थ्योरम का स्टेटमेंट पूछा था और इसका प्रूफ, दोनों काम हो चुका है, स्टेटमेंट और प्रूफ का काम हो चुका है। अभी देखो इसमें और भी कुछ पूछा है, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है यहाँ पे कि अगर u इक्वल टू इतना है, u इक्वल टू कितना है, इतना है, तो आप इसकी वैल्यू प्रूफ करो कि u। चलो क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई, चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो ध्यान देख लो क्वेश्चन क्या लिखा है, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान का x प्लस वाई। इसको नेक्स्ट पेज पे करते हैं। चलो क्या दिया था, u इक्वल टू कितना दिया, ध्यान से देखो, u इक्वल टू कितना दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपान का x प्लस वाई। ठीक, सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन देखो, वी नो दैट, क्या जानते हैं हम लोग, वी नो दैट यूलर्स थ्योरम, यूलर्स थ्योरम अभी हम जानते हैं, क्या था मेरे भाई कि x डे बाई यू अपान का डे बा x और प्लस का y
डे बाई यू अपन का डे बाई वाई इक्वल टू कितना होता है एन यू, यू हमारा फंक्शन होता है, ये आपको दिया है। एन मतलब क्या बताता है डिग्री, कि जो यू है वो कितने डिग्री का है, यू कितने डिग्री का है। तो मेरे भाई देखो क्या लिखा है, u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपन का एक्स प्लस वाई। अभी जस्ट देखो प्रूफ कर रहे थे तो देखो हम ऐसा कुछ लिखे थे क्या, u इक्वल टू एक्स के पावर n एफ ऑफ वाई बाई का x। अगर इस क्वेश्चन को इसमें कन्वर्ट कर देंगे, ये जो पावर n का आता है वो डिग्री हो जाएगा। तो कन्वर्ट करने के लिए देखो नीचे x आया, मतलब हमें क्या करना है, ऊपर से और नीचे से x का मैक्सिमम पावर जो भी है कॉमन ले लो। देखो यहाँ से u एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो कितना बचेगा, 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे भी किसका कॉमन हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस का वाई बाई का x हो जाएगा। अब देखो ये कैंसिल होके मतलब u इक्वल टू एक्स हो जाएगा, और ये क्या दिख रहा है, y बाई एक्स दिख रहा है, मतलब हमें किस टाइप का दिख रहा है, फंक्शन दिख रहा है y बाई एक्स का। यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर 1 है, इसका मतलब इस क्वेश्चन में n की वैल्यू कितना है, 1। डिग्री कितना है मेरे भाई, n। तो फ्रॉम गिवन क्वेश्चन, फ्रॉम गिवन फंक्शन, फंक्शन लिखो यहाँ पे, वी सी दैट n इक्वल टू कितना है 1। डिग्री कितना हमारे भाई, बस 1। तो कहाँ रख दो, बस यूलर थ्योरम में रख दो। तो क्या हो जाएगा, x डे बाई यू अपन का डे बाई एक्स प्लस का y डे बाई यू अपन का डे बाई वाई, और n की जगह कितना रखना है, 1 इंटू का u। देखो यही प्रूफ करना था, ये भी हमारा क्या हो गया, प्रूफ। तो ये क्वेश्चन हमारा होता है कंप्लीट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, ध्यान से देख लो बेटा, ये प्रीवियस में बहुत अच्छा मैक्सिमम मार्क्स में आया था। चलो अगला क्वेश्चन है ये, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। सीधा क्वेश्चन में बोला है कि आपको सबसे पहले चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन करना है, उसके बाद फाइंड द वैल्यू, इसकी वैल्यू निकालना। चलो सोल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखना सोल्यूशन। सोल्यूशन चलो, तो क्या है पहले देख लो लिमिट क्या है। तो क्वेश्चन में समझ जाना बेटा, हमने बताया था ये वाली, अगर ये y dy लिखा है तो ये y का लिमिट है, और ये किसका लिमिट है, x में। कैसे पहचानने का तरीका, सिंपल से देख लो, अगर कोई भी फंक्शन वेरिएबल दिया है तो लिमिट उसका ठीक उल्टा होता है। वेरिएबल किसमें दिया, x में, मतलब लिमिट किसमें दिया है आपको, y में दिया है। ठीक, तो सबसे पहले गिवन कंडीशन या गिवन लिमिट लिखते हैं, ध्यान रखना। गिवन लिमिट, क्या क्या गिवन लिमिट है, गिवन लिमिट है, लिमिट क्या है, y इक्वल टू, देखो ये y की लिमिट है, y कितना दिया है, y इक्वल टू x दिया है, और y इक्वल टू कितना दिया, इन्फिनिटी। मतलब y की दो लिमिट दिया है, x दिया है और इन्फिनिटी। और जो नीचे होता है मेरे भाई देखो लोअर लिमिट होता है, और जो ऊपर होता है कौन सा, अपर। मतलब ये इसको l लिख दे, ये लोअर लिमिट है और ये क्या है, अपर लिमिट है। ठीक है, दूसरा किसका दिया, ये x की लिमिट दिया है, क्या क्या दिया है, x इक्वल टू कितना दिया है, 0 दिया है, और x इक्वल टू कितना दिया है, इन्फिनिटी दिया है। ठीक है, तो फिर से देख लो कौन सी लोअर लिमिट है, ये हमारी लोअर लिमिट हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, अपर लिमिट। अब थोड़ा फिगर ड्रा करते हैं, जो जो दिया है, जो जो कंडीशन दिया है उसका फिगर बना लो। चलो फिगर बनाते हैं। सिंपल सा पता है ये कौन सी लाइन होती है, y इक्वल टू 0 लाइन होती है। ठीक, और ये x इक्वल टू 0 लाइन होती है। तो देखो दो तो काम हो गया, सॉरी x इक्वल 0 लाइन तो बना लिया हमने। ठीक, ये y इक्वल टू 0 लाइन होती है। उसके बाद क्या बोला है, x इक्वल टू 0 लाइन और x इक्वल टू इन्फिनिटी लाइन, और x इक्वल टू a, x इक्वल टू a का ग्राफ आप पढ़े हैं क्या, कि वो y लाइन के पैरेलल बनता है, लेकिन कहां पे बनाना है, इन्फिनिटी पर। इसका मतलब मान लो ये लाइन कहीं ऐसे इन्फिनिटी पे जाती होगी, ऐसा मान रहे हैं, बना नहीं पाएंगे, बस क्वेश्चन लगाने का ध्यान समझना। ठीक, मान रहे हैं कि ये लाइन हमारी कहां पे कोई इन्फिनिटी पे होगा, वो ऐसे जाएगी। ठीक है, ये कौन सी लाइन है, y इक्वल टू इन्फिनिटी लाइन। ठीक है बेटा, ध्यान देना, बस एज्यूम किया उसको। उसके बाद क्या है, देखो y इक्वल टू x, y इक्वल टू x लाइन देखो ये होती है, y इक्वल टू x लाइन, ये जो ओरिजिन से सीधा पास करते, y इक्वल टू mx लाइन पढ़े हो ना, वही वाली। ये y इक्वल टू कौन सी लाइन होगी, x लाइन, y इक्वल टू x लाइन होगी। फिर क्या दिया, y इक्वल टू इन्फिनिटी, y इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब x के पैरेलल बनेगा, लेकिन कहां पे बनेगा, इन्फिनिटी पे। तो मान लेते हैं मेरे भाई कि ये भी ऐसा कुछ यही कहीं से जाने वाली है, ऐसी लाइन। चलो ये ऐसी लाइन कोई जाने वाली है। ठीक है, कहां से जाने वाले, y इक्वल टू इन्फिनिटी। अब थोड़ा ध्यान से देखना, अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन में एक स्ट्रिप बनाना होता है। स्ट्रिप या तो x के पैरेलल बनेगा या तो y के पैरेलल बनेगा। अब देखते हैं x के पैरेलल लिमिट स्ट्रिप बनेगी कि y के पैरेलल बनेगी। अब थोड़ा ध्यान से देखो क्वेश्चन में, ये ध्यान देना,
y इक्वल टू एक्स दिया है, y इक्वल टू और x क्या दिया है, लोअर लिमिट दिया है, x क्या दिया है, लोअर लिमिट। इसका मतलब जो y वाले स्ट्रिप मतलब जो स्ट्रिप बनाएंगे उसकी लोअर लिमिट x से स्टार्ट होनी चाहिए। कहां से स्टार्ट होनी चाहिए, x से, और कहां जाने चाहिए, y के इन्फिनिटी पर जाने चाहिए। इसका मतलब इसमें दो कंडीशन हो सकती है, या तो स्ट्रिप हम ऐसे बना सकते हैं, या तो ऐसे बना सकते हैं, या तो ऐसे बनाएंगे। देखो दो कंडीशन हो सकती है, क्योंकि रीजन बाउंडेड तो हमारा अगर इन्फिनिटी पे मानो तो यही बनने वाला है। लेकिन ध्यान देना कि अगर ये वाले स्ट्रिप लेंगे तो ये स्ट्रिप देखो y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू x, मतलब लोअर लिमिट 0 से स्टार्ट हो रहा है। कहां से स्टार्ट हो रहा है, 0 से। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें लोअर लिमिट कहां से लेना, x से। इसका मतलब ये वाली स्ट्रिप तो नहीं बनने वाली है, ये स्ट्रिप क्या हो जाएगी, नहीं बनेगी, तो इसको हटा देते हैं। क्लियर हो गया बेटा कौन सी स्ट्रिप बनने वाली है, क्योंकि लोअर लिमिट दिया है उसमें, वही वाली स्ट्रिप हमें क्या करना है, बनाना है। ये हमें क्या हो जाए, ये वाली मतलब y इक्वल टू एक्स से y इक्वल टू इन्फिनिटी वाली ये स्ट्रिप बनेगा। कब, जब ये क्वेश्चन दिया है। लेकिन हमें क्या करना है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। हमें क्या करना है, इस इंटीग्रेशन का ऑर्डर क्या करना है, चेंज करना है। बस सिंपल सा, बस अगर आप क्वेश्चन में स्ट्रिप बना ले रहे हो तो अगर कोई स्ट्रिप परपेंडिकुलर, मतलब ये देखो ये वर्टिकल स्ट्रिप बनी है, तो आपको चेंज करना है, उसको पैरेलल बनाना है। या अगर आप क्वेश्चन में पैरेलल दिया है तो आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बनाना है और लिमिट रखना है, आपका क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। यही मेन काम होता है चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में। ठीक है, तो चलो हम इस फिगर को चेंज करते हैं मेरे भाई। देखो फिगर बस वही रहेगा, स्ट्रिप चेंज कर देते हैं, ध्यान से देखना, फिगर वही रहेगा, स्ट्रिप चेंज कर देते हैं। चलो क्या क्या लाइन थी, ध्यान से देखना। ये देखो y इक्वल टू एक्स लाइन थी, ठीक। देखो ये गलती हुआ, यहाँ पे x इक्वल टू इन्फिनिटी होगा, ध्यान देना, ठीक है। और ये क्या आ जाएगी, x इक्वल टू इन्फिनिटी लाइन हो जाएगी, x इक्वल टू इन्फिनिटी, उसको थोड़ा डॉटेड बनाना है। x इक्वल टू इन्फिनिटी, और ये लाइन कौन सी बनी थी, y इक्वल टू इन्फिनिटी लाइन, और ये y इक्वल टू। अब देखो ये स्ट्रिप परपेंडिकुलर थी, तो सिंपल से क्या करो, इसको पैरेलल, मतलब इसको ऐसे बना दो, ऐसे बना दो, क्या बना दो, ऐसे बना दो। अब देखो सिंपल, जो ऐसे हॉरिजॉन्टल जो जाता है x की लिमिट को बताता है, जो हॉरिजॉन्टल जाता है x की लिमिट को बताता है, और जो वर्टिकल जाता है वो y की लिमिट बताता है। अब देखो क्या हो जाएगी, न्यू लिमिट। हम क्या लिखते हैं, न्यू लिमिट, ध्यान से देखना, न्यू लिमिट। सबसे पहले लिखते हैं x की, देखो x की लिमिट लिखते हैं। अब बताओ x कहां से कहां जा रहा है, ये लाइन कौन सी थी, देखो x इक्वल टू 0 थी, तो x कहां से कहां जा रहा है, x 0 टू x कहां जा रहा है, x इक्वल टू y2, मतलब x की लिमिट 0 टू क्या जा रही है, x इक्वल टू y। ठीक है, दो बात निकल गई, ठीक। y के लिए क्या बताया, मैं वर्टिकल चलना है। देखो y कहां से, मतलब ये रीजन देखो यहां से स्टार्ट होकर कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। कहां तक जा रहा है, यहां से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी, मतलब ये लाइन कौन सी है, ये लाइन कौन सी है, ये y इक्वल टू 0 लाइन है, मतलब y इक्वल टू 0 टू y इन्फिनिटी जा रहा है, मतलब लिमिट क्या हो गई, y इक्वल टू 0 टू, ये 2 लिख दो यहाँ पे, टू y इक्वल टू इन्फिनिटी। बस बेटा आपका क्वेश्चन हो गया। मतलब क्या, जो क्वेश्चन हमारा क्या दिया था स्टार्टिंग में क्वेश्चन क्या दिया था, देखो लिखते हैं, क्या दिया था क्वेश्चन स्टार्टिंग में, 0 टू इन्फिनिटी, x टू इन्फिनिटी, 0 टू इन्फिनिटी, x टू इन्फिनिटी, और क्या है, e के पावर माइनस वाई अपान का y, e के पावर माइनस वाई अपान का y, dx dy। अब ये क्वेश्चन देखो चेंज हो गया है, लिमिट क्या हो गई, चेंज हो गई है। ध्यान से देखना, लिमिट किसकी हो गई, देखो x की लिमिट कहां से जा रही है, 0 टू कहां जा रही है, y जा रही है। किसकी लिमिट, x की लिमिट 0 टू y जा रही है, और y की लिमिट कहां जा रही है, देखो y की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी जा रही है, 0 टू इन्फिनिटी जा रही है। और क्वेश्चन क्या हमारा था, e के पावर माइनस वाई अपान का y, dx dy। अब ध्यान से देखो भाई, ठीक। अब आपको कुछ याद होगा तो हमने क्या बताया था जब आपको ये पढ़ा रहे थे, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन पहले उस लिमिट वाला करना जिसका वेरिएबल नहीं दिया, ठीक है। तो देखो वेरिएबल किसमें दिया, x में दिया है ना, वेरिएबल किसमें दिया है, x की लिमिट y में दिया है, वेरिएबल किसमें दिया, x की लिमिट y में दिया है। मतलब सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं, हम x को इंटीग्रेट करने वाले हैं। किसको इंटीग्रेट करने वाले हैं, x को। तो चलो करते हैं,
ये इसको बाहर रखा, 0 टू इन्फिनिटी को बाहर रखा, क्यों? क्योंकि हम x को इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, x में जा रहे हैं तो e की पावर माइनस वाई अपान का y हो गया, कांस्टेंट हो गया। dx का इंटीग्रेशन मतलब 1 इंटू डी एक्स लिखा x हो जाएगा, और इसके लिए लिमिट कितना मेरे भाई 0 टू y, और बाहर क्या हो जाने वाला है dy। इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा देखो, 0 टू इन्फिनिटी बचा, 0 टू इन्फिनिटी e के पावर माइनस वाई अपान का y है। अब ये लिमिट एक बार अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस का क्या करते हैं लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट रखेंगे तो क्या हो जाएगा y, क्योंकि x की जगह एक बार y रखेंगे और 0 रखेंगे, तो y माइनस 0, और बाहर क्या बचा dy, मतलब अब कितना कन्वर्ट हो गया ये 0 टू इन्फिनिटी हो गया e के पावर माइनस वाई अपान y इंटू का y। अब देखो y से y कैंसिल हो गया, अब बचा कितना, क्या बचा dy। अब क्या बचा है पूरा टोटल, टोटल कितना बच गया देखो, 0 टू इन्फिनिटी बच गया, e के पावर माइनस वाई डी वाई। इसको इंटीग्रेट करते हैं तो क्या हो जाएगा देखो, e के पावर माइनस वाई का e के पावर माइनस वाई, अब बाहर -1 आ जाएगा ये, और लिमिट क्या लगाना 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, चलो एक बार जैसे इन्फिनिटी रखेंगे e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितना होती है 0 होती है, कितना होती है जी माइनस, देखो करते हैं बाहर, इसको माइनस करो बाहर, क्या हो जाएगा e की पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस का e की पावर 0। अब देखो यहाँ से माइनस बाहर चल रहा था, e की पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितना होती है 0 होती है, और e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या जाएगा 1। तो इस पूरे क्वेश्चन का मेरे भाई कितना था आंसर 1। बस ध्यान देना आपको, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले जो लिमिट दिया रहेगा उस लिमिट को लिखना, उसके अकॉर्डिंग आपको फिगर बनाना है। फिगर में आपको पता चल जाएगा कि वो लिमिट जो स्ट्रिप बन रही है वो वर्टिकल बन रही है या हॉरिजॉन्टल। अगर आपकी लिमिट स्ट्रिप वर्टिकल बन गई है, उसको आपको हॉरिजॉन्टल कन्वर्ट कर देना है, अगर हॉरिजॉन्टल है तो क्या कर देना है वर्टिकल कर देना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन देखते हैं। फिर से कराएंगे हम, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। जैसा कि सर ने आपको 2 क्वेश्चन कराया जो कि बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे, और ये प्रीवियस ईयर की सीरीज चल रहा है बेटा, तो आगे चलते हैं बेटा, टॉपिक में बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर ये, ठीक है, कह रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ इंटीजर between the 1 and 26 which are divisible by any of the 3 integer 3, 5 and 6। ठीक है, कह रहा है कि अगर मेरे पास कोई एक इंटीजर है 1 से लेके कहां तक 126 तक, बेटा समझना इसको बात। ठीक है, अपने पास 1 से लेके 126 तक इंटीजर, ठीक है, इतनी बात है। अब एक चीज समझना कि which are divisible by any of the 3 integer, वो 3 से हो या तो 5 से हो या तो किससे हो 6 से हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का जो तरीका होता है बेटा, वो समझना प्रोसेस टू प्रोसेस कैसे होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टोटल नंबर ऑफ इंटीजर कितने हैं मेरे पास इज इक्वल टू 126। ये टोटल 126 इंटीजर है मेरे पास ना। अब नंबर ऑफ इंटीजर डिविजिबल बाई पहले हम 3 से शुरू करेंगे, पहले वो 3 से डिविजिबल बाई 3 क्या आ जाएगा 126 अपॉन में 3। बेटा इसको कट करेंगे, कितने बार में कट होगा 3 1 जा 3 यानी 42, कितना आ गया 42 आ गया। सिमिलरली इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इंटीजर डिविजिबल बाई 5। अब 5 से कटने के लिए 126 अपॉन में 5। बेटा ध्यान रहे इंटीजर चाहिए मेरे पास, ये कट पिट नहीं कर रहे हैं, डेसिमल में आएगा तो डेसिमल वाला इंटीजर थोड़ी हम रखेंगे। ठीक है, अब जैसे 5 से कट करेंगे तो बेटा ये 25 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, तो कितने इंटीजर मेरे पास मिल रहे हैं। जैसे मैं अगर इसको कट करूंगा, जैसे अभी मैं एक चीज दिखा रहा हूं आपको कि अगर आप इसको कट कर रहे हैं 126 को 5 से कट करेंगे तो 5
ठीक है, 25.2 आएगा। तो ध्यान रहे 25.2 इंटीजर, इतने इंटीजर की काउंटिंग कैसे होती है, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर होंगे ना। तो यानी यहाँ पे कितने एग्जैक्ट आपके इंटीजर मिल सकते हैं, 25। यानी इसको कटने के बाद यहाँ पर मेरे पास मिलेगा 25। इतनी बातें क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरह 6 से बातें करेंगे। किसी तरह 6 से, नंबर ऑफ इंटीजर डिविजिबल बाय 6। अब बेटा 6 से 126 अपॉन में 6 से कट करेंगे बेटा, ये कटेगा 21। इतने एलिमेंट आ गए। अब बेटा ये अलग अलग एलिमेंट है, 3 से भी है, 5 से भी है, 6 से भी है। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, सेट में एलिमेंट की रिपीटेशन अलाउ नहीं है, ठीक है। तो क्या अगर जो एलिमेंट 3 से इसमें कटे होंगे, 42 एलिमेंट हम काउंट कर रहे हैं, तो उसके कुछ एलिमेंट तो ऐसे होंगे जो 6 से भी कटे होंगे, है ना। तो वो एलिमेंट तो एक ही बार कैलकुलेट करना होगा, क्योंकि 2 बार तो कैलकुलेट करेंगे नहीं हम। तो इसीलिए क्या करना होता है कि कॉमन वाले को पकड़ेंगे और कॉमन वाले को माइनस करेंगे। बेटा कॉमन वाले को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यानी पहले ध्यान समझना, अपने पास कॉमन वाले को जब माइनस करेंगे तो बेटा एक चीज समझना कि 3 5 एंड 6 है, तो 3 और 5 से एक बार कटने वाले नंबर, 3 और 6 से एक बार कटने वाले नंबर, और 3 5 6 से कटने वाले नंबर, 5 और 6 से कटने वाले नंबर। यानी नंबर ऑफ इंटीजर डिविजिबल बाय 3 and 6, sorry 3 and 5। अब 3 and 5 that is 15। 3 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा बेटा, 15। 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। यानी अब 15 से कटने वाले कितने लोग हैं, हमको उसको बताना है, ठीक है बेटा। तो आते हैं, देखते हैं बात को, ठीक है। तो सर 15 से, तो 15 से कटने के लिए कितना हो जाएगा, 126 अपॉन में 15। अब इसको 15 से कट करेंगे तो लगभग एग्जैक्ट कट करने पर मेरे पास कितना आएगा, 8 आएगा। एग्जैक्ट, डेसिमल वाली क्वांटिटी हमें कंसीडर नहीं करनी है। सर बेटा एक बार अब हम 3 और 5 का ग्रुपिंग बनाए हैं, तो एक बार अब किसका ग्रुपिंग बनाएंगे, 3 और 6 का। ध्यान समझना, पहले 3 से, फिर 5 से, फिर 6 से। अब ग्रुपिंग बनाएंगे 3 और 5 का, 3 और 6 का, देन फिर किसके लिए ग्रुपिंग बनाएंगे, 5 और 6 का, ठीक है। नंबर ऑफ इंटीजर डिविजिबल बाय 3 and 6। 3 and 6 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा बेटा। 3 and 6 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा, दैट इज 6। 126 अपॉन में 6, इसको कट करेंगे 21। इतनी बातें क्लियर है। फिर आगे, नंबर ऑफ इंटीजर डिविजिबल बाय 5 and 6, दैट इज 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा बेटा, 5 और 6 का एलसीएम कितना होगा, 30 होगा। यानी 126 अपॉन में 30, इसको कट करेंगे 4। इतनी बातें ठीक है। हमने ग्रुपिंग कर लिया 3 5 का, 3 6 का, 5 और 6 का। अब लास्ट तीनों से कटने वाले, 3 से भी, 5 से भी, 6 से भी, ठीक है। नंबर ऑफ इंटीजर डिविजिबल बाय 3 5 एंड 6, दैट इज 3 5 और 6 का एलसीएम लेंगे बेटा, कितना आएगा, 30, दैट इज 30 लेस दैट 126 अपॉन में 30, बेटा इसको भी कट करेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। अब ध्यान रहे, जो तुम अलग अलग कट किए हो 3 से, 5 से, 6 से, ठीक है, और फिर जो ग्रुपिंग किए हो 3 5 से, 3 6 से, 5 6 से, वो सारे नंबर को उसमें से माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि हमें रिपीटेशन अलाउ नहीं है। क्योंकि 3 से जो कटने वाला नंबर है, कुछ नंबर वो 6 से भी कटने वाले नंबर होंगे। वही मैं 3 और 6 से इसलिए माइनस किया हूं, क्योंकि वो जो इंटरसेक्शन वाले टर्म आएंगे, जो कॉमन एलिमेंट आएंगे, हम उनको क्या कर देंगे बेटा, माइनस कर देंगे। यानी अब देखना, मैं टोटल नंबर को लिखने जा रहा हूं, कैसे लिखेंगे बड़ा ध्यान समझना।
टोटल एलिमेंट। समझना, पहले बारी बारी से आते हैं। अपने पास क्या था सर, 3 से कटने वाले 42, 5 से कटने वाले 25 और 6 से कटने वाले 21। इन सारे लोग को ऐड करना है, सारे लोग को ऐड करना है, यानी 42 प्लस 25 प्लस 21। अब ध्यान रहे, जो दो दो का पेयर बनाए हो उनको माइनस करना है, जो दो दो लोग का पेयर बना के किए हैं उनको क्या करना होगा बेटा, माइनस करना होगा। यानी नंबर 3 और 5 से कितने लोग कट रहे हैं, 8 माइनस 8, और 3 और 6 से कितने लोग कट रहे हैं, माइनस 21 माइनस 5, 6 से कितने लोग कट रहे हैं, 5 और 6 से 4 लोग कट रहे हैं, माइनस 4। और ये बेटा जो लास्ट में ये तीनों लोग से कट किया गया, ये तीनों लोग से कट करने वाला 30 से, इनको हम कॉमन रखेंगे। क्यों कॉमन रखेंगे, क्योंकि ये हमारे लिए आएंगे, ठीक है, यानी इनको ऐड करना पड़ेगा। यानी बेटा अगर आपको बातें ना समझ में आए तो इसे लाजमी समझना कि हर एक अलग अलग टेबल से कट कर लो, जितने लोग आए हैं सबको ऐड कर लो, फिर दो दो का पेयर बनाते जाओ, जो दो दो का पेयर बनेगा उनको माइनस करते जाओ, और लास्ट में जो ओवरऑल सबसे कटेंगे वो मेरे पास आएंगे, उनको हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। यानी तो फिर अब मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेशन शुरू करते हैं। -4 + 4 बेटा कैंसिल हो जाएगा, -21 + 21 कैंसिल हो जाएगा, 42 और 25 को ऐड करेंगे बेटा कितना हो जाएगा, 67, 67 - 8 करेंगे कितना आ जाएगा, 59। दिस इज द फाइनल आंसर, ये आपका आंसर है, ठीक है बेटा, ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो एक बार बातों को समझ लेना, ठीक है, कि कैसे किया गया है बात को, ठीक है। पहले हमने क्या किया कि 3 से कट करने वाले, 5 से कट करने वाले, 6 से कट करने वाले सभी लोगों को अलग अलग फाइंड कर लिया। देन 3 से 5, 3 और 5 से कट होने वाले, 5 और 6 से कट होने वाले, 3 और 6 से कट होने वाले, इन तीनों को माइनस कर दिया, और लास्ट में जो तीनों से कटेगा उसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और दैट इज द फाइनल आंसर 59। ओके बेटा, आगे चलते हैं, फिर बातें समझ में आ गई है तो, ठीक है। अब मेरे पास आ रहा है कहानी ये, हाँ बेटा, ये एक प्यारा सा नन्हा सा क्वेश्चन, ये भी आपके लिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, प्रूव दैट द f of r to r डिफाइंड बाय द f of x इज इक्वल टू e टू पावर x इज नॉट अनटू बट 1 एंड आल्सो फाइंड द रेंज। क्या कह रहा है कि एक फंक्शन आपको दिया है f of x इज इक्वल टू e के पावर x, और हमें क्या कह रहा है कि इसको शो कर रहा है कि ये अनटू नहीं है बट 1 है, एंड इसका मुझे रेंज भी फाइंड करना है। तो बेटा आओ बारी बारी से इसको समझते हैं, ठीक है। तो फर्दर फॉर 1 फॉर 1, अब ध्यान दे 1 चेक करने के लिए आपको क्या पता होगा कि 1 कैसे चेक किया जाता है। अगर कोई एक फंक्शन है, पहले समझना बात को, कोई एक फंक्शन है f of x इक्वल टू मान लो x है, तो ऐसे कंडीशन में इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम दो पॉइंट ले लेते हैं बेटा, एक fx1 ले लेते हैं और एक fx2 ले लेते हैं, और अगर fx1 x2 लेके चलते चलते और यहाँ पे अगर ये पॉइंट बराबर दिखा दिया जाता है x1 इक्वल टू x2, देन हम क्या बोलते हैं कि हमारा फंक्शन जो है वो 1 है। यानी 1 दिखाने का तरीका क्या है, 1 दिखाने के लिए सीधा सा कहानी आपको क्या करना है कि fx1 इक्वल टू fx2 लेके चलना है और x1 इक्वल टू x2 प्रूव कर देना है, देन आप फंक्शन को 1 बोल देंगे। ओके, तो आइए बात को समझते हैं कि 1 के लिए हम करेंगे, ठीक है बेटा। तो लेट फंक्शन क्या दिया है, f of x इज इक्वल टू e की पावर x, ठीक है। कंसीडर fx1 इज इक्वल टू fx2, fx1 इज इक्वल टू कितना है बेटा, fx2। अब fx की वैल्यू कितनी है बेटा, e की पावर x है, fx की वैल्यू कितनी है, e टू पावर x है, तो fx1 की वैल्यू कितनी होगी, e टू पावर कितनी हो जाएगी, x1 हो जाएगी, यानी e टू पावर x1। सर fx2 की वैल्यू क्या होगी, अब कोई बोलेगा कि fx2 की वैल्यू क्या होगी सर, जैसे आपने अगर x1 की वैल्यू e टू पावर x1 कर दिया तो सर x2 की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, e टू पावर क्या कर सकते हैं, x2 तो कर ही सकते हैं। ओके चलिए ठीक है, तो कितना आ जाएगा बेटा, e टू पावर x2। अब
e टू पावर x2 आ गया। अगर आप कंपेयर करेंगे, इसका ये बेस सेम है तो पावर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, यानी अपने पास आ जाएगा x1 इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, x2। तो हमने क्या लेके चला था, fx1 इक्वल टू fx2 लेके चला था, बट मेरे पास आ गया x1 इक्वल टू कितना, x2। और ये केवल दो ही पॉइंट के लिए नहीं, सभी पॉइंट के लिए x1 x2 इज बिलोंग टू r, क्योंकि हमें ये क्या दिया है, r। ठीक है, क्लियर बानी, इतनी बातें सब बढ़िया है। ठीक है, तो हम फंक्शन को क्या बोल सकते हैं, 1 1 बोल सकते हैं, यानी इंप्लाइज दैट fx इज 1 1। ठीक है, अब fx तो मेरा 1 1 हो गया। अब मेरे को क्या चेक करना है, अनटू चेक करना है। तो बेटा आओ देखते हैं कि अनटू के लिए क्या कहानी बनती है। अनटू के लिए बातों को समझते हैं, इतना ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना। हाँ ठीक है, फिर अनटू के पास आते हैं बेटा। फॉर अनटू, और मैं अनटू को चेक करना है ना, अनटू। अब अनटू चेक करने के लिए क्या किया जाता है, अनटू का सीधा सीधा एक रूल होता है बेटा कि अगर कोडोमेन की वैल्यू रेंज के बराबर आ जाए, कोडोमेन की वैल्यू रेंज के बराबर आ जाए, तो उस कंडीशन में हम इसको क्या बोल देते हैं कि ये हमारा फंक्शन अनटू है। अगर कोडोमेन की वैल्यू रेंज के बराबर नहीं आती है तो हम क्या बोलते हैं कि हमारा फंक्शन ये अनटू नहीं है। ओके, तो आइए बात को समझते हैं। तो अनटू के लिए पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स, सीधा सीधा। और सर एफ एक्स की वैल्यू कितनी है, e टू पावर x, e टू पावर x। अब यहां से तुमको x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो सर ये e इधर जाता है तो log होता है, log इधर आता है तो e होता है, यानी इधर आएगा तो हो जाएगा e की पावर y इज इक्वल टू x, यानी x की जो वैल्यू मिल गई वो क्या मिल गई, e टू पावर y। सॉरी, ये जो e उधर जाएगा तो सर वो log बन जाएगा, क्या बन जाएगा, log, यानी इधर हो जाएगा log y इज इक्वल टू x, यानी x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, log y। अब ध्यान समझना, अब बातों को कंपैरिजन करते हैं। हमें जो रीजन दिया वो क्या दिया है, r से r, मतलब इधर भी रियल और इधर भी क्या है, रियल। सर ये x जो है इसके लिए है और जो y है इसके लिए, ठीक है। अब यानी मैं x की y की सारे वैल्यू रखूं, मेरी बात समझना, मैं y की सारे वैल्यू रखूं, y के पॉजिटिव भी है और क्या है, नेगेटिव भी है। लेकिन बेटा जैसे मैं y की वैल्यू मान लो पॉजिटिव रखूंगा तो वैल्यू को वैल्यू x तो रियल नंबर मिलता जाएगा। लेकिन अगर मैं y की वैल्यू नेगेटिव में रखूं, किस में रखूं, नेगेटिव में, तो अगर मैं y की वैल्यू नेगेटिव में रखूंगा तो मेरे पास log में नेगेटिव डिफाइन ही नहीं होता है, log में नेगेटिव डिफाइन नहीं होता है। मतलब एक चीज तो 100% है कि मैं सभी y के लिए इधर x तो नहीं पा पाऊंगा, यानी गड़बड़ मैटर हो रहा है, यानी गड़बड़ मैटर हो रहा है। तो यानी हम कह सकते हैं इंप्लाइज दैट कि हर एक एलिमेंट का प्री इमेज इधर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा है बेटा, क्योंकि अगर आप जीरो रखो y का तो log जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, है ना। तो हम कह सकते हैं प्री इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट, प्री इमेज ऑफ एवरी एलिमेंट does not exist, does not exist, hence f is not unto। अब f आपका unto नहीं है ना, f आपका unto नहीं है। क्यों बेटा unto नहीं हुआ है, क्योंकि unto इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि इधर जितनी भी एलिमेंट होना चाहिए इधर उसका तो प्री इमेज मिलना चाहिए। लेकिन अगर मैं इधर से जीरो यहां पे रख रहा हूं तो log जीरो, अब log जीरो तो डिफाइन ही नहीं हो पाएगा, और जब log जीरो डिफाइन नहीं हो पाएगा मतलब इधर एक एलिमेंट छूट रहा है। जैसे ही एक एलिमेंट मुझे मिल गया कि छूट रहा है तो मतलब वो फंक्शन अनटू है ही नहीं, क्योंकि इधर जितने भी एलिमेंट है सारे एलिमेंट का प्री इमेज इधर मिलता है, देन जाके हम उसको क्या बोलते हैं, अनटू बोलते हैं। और बेटा तुम इधर जीरो उठा के रखो, इसमें log जीरो, ध्यान रहे यहां से y उठाओगे और यहां से किसको उठाओगे, वेट यहां से y उठाओगे और बेटा यहां से किसको उठाओगे, x को उठाओगे। और जब आप y की वैल्यू यहां पे जीरो रखोगे तो कोई x मिलेगा ही नहीं आपको, मतलब वो डिफाइन ही नहीं होगा। इतनी बातें क्लियर है कहानी। तो यानी मेरे पास फंक्शन जो है ना तो कोडोमेन रेंज के बराबर आ रही है, तो हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन अनटू नहीं है। अब क्वेश्चन में आगे मेरे पास रेंज भी निकालना था, मेरे को क्वेश्चन में आगे क्या निकालना था, रेंज भी निकालना था। तो बेटा हम रेंज भी निकालते हैं। अब रेंज, अब बेटा रेंज निकालने का तरीका देखिए।
पहले समझना, आपको फंक्शन क्या दिया है, आर से आर दिया है, ठीक है। अब थोड़ा सा 1 मिनट देखना, जो फंक्शन एक्स है बेटा वो तो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में है ना। वो जो x है वो माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में है। ऐसा क्यों है बेटा, क्योंकि जो x की वैल्यू है वो रियल नंबर से है, और जब रियल नंबर से है तो रियल नंबर की वैल्यू क्या बताती है, माइनस इनफाइनाइट टू कहां तक, इनफाइनाइट तक, यानी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट तक है। तो बेटा अब इसको धीरे धीरे आपको क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन आपका क्या है बेटा, y यानी y इज इक्वल टू e की पावर x, ये e की पावर x बनाना है। तो e की पावर x बनाने के लिए e की पावर x मुझे सब में लेना पड़ेगा। तो बेटा यहाँ पे e की पावर माइनस इनफाइनाइट, और यहाँ पे होगा e की पावर x, और यहाँ पर होगा e की पावर इनफाइनाइट। बेटा ध्यान दें, रेंज निकालने के लिए पहले तुम x को कंपेयर कर लो, फिर तुमको हुबहू क्वेश्चन बनाना है। अब क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, e की पावर x, e की एंट्री करानी होगी तो सबके पास देंगे, क्योंकि इक्वेशन इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है, कोई मल्टीप्लाई कोई भी डिवाइड करेंगे तो हर एक टर्म में करेंगे। तो बेटा e के पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू आपको सीधे सीधे पता है कि 0 होती है, ठीक है, क्योंकि e के पावर इनफाइनाइट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0 होती है। और इतनी बातें क्लियर है, हाँ हाँ, e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है बेटा, e की पावर माइनस इनफाइनाइट 0 होता है। अब यहाँ पे e के पावर x को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, fx लिख सकते हैं, और e की पावर इनफाइनाइट, अब एक्सपोनेंशियल के पावर इनफाइनाइट करेंगे, किसी के पावर इनफाइनाइट करेंगे तो वैल्यू मेरे को क्या मिलेगा, इनफाइनाइट मिलेगी, यानी इनफाइनाइट। तो बेटा fx जो बिलोंग कर रहा है वो 0 से कहां तक, इनफाइनाइट में। जैसे यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट r था, इस तरह ये 0 से इनफाइनाइट हो जा रहा है। मतलब हम बोल सकते हैं कि जो fx है मेरा, जो fx है वो बिलोंग करेगा 0 से इनफाइनाइट। अब बेटा पता है 0 नहीं आएगा, क्यों नहीं 0 आएगा, क्योंकि 0 रखने पर e, मैंने अभी देखा था कि जैसे मैं वैल्यू को 0 पुट करूंगा मेरे पास मैटर गड़बड़ हो रहा था, तो रेंज में 0 नहीं मिलेगा ना, क्योंकि रेंज में 0 मिलने की पॉसिबिलिटी नहीं है। अब रेंज में 0 नहीं मिलेगा, इसलिए 0 पे हमारे पास क्या है, ओपन इंटरवल, तो दिस इज द रेंज। ये आपका रेंज आ गया, एकदम सीधा सीधा काम है, बातें एकदम अच्छे से डील हो गई होगी, ठीक है। हाँ हाँ सही है बेटा, एकदम वो बेटा जैसे किया जा रहा है वैसे करेंगे, आपके लिए एकदम मस्त रहेगा काम, एकदम मैं एग्जाम पर्पज से बता रहा हूँ कैसे करना है आपको, कोई कटपिट होने वाला नहीं है, नंबर एकदम बेटर आपको नंबर मिलेगा बेटा, ठीक है। आगे चलते हैं बेटा, नेक्स्ट और नेक्स्ट बेटा ये क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 3 एंड पैरेलल टू द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0। बेटा ये क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री का है, ज्योमेट्री के प्लेन चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। हमें क्या कह रहा है, एक प्लेन के इक्वेशन बताना है जो कि एक पॉइंट से पास करता है। तो बेटा पहले तो एक पॉइंट से पास करने का प्लेन का इक्वेशन होता है, एक पॉइंट से पास करने का प्लेन का इक्वेशन क्या होता है, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1, ठीक है। तो पहले हम उसको लेंगे, तो इसका भी सोल्यूशन करने चाहते हैं, समझना पड़ता, ठीक है। लेट इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग 1 2 3, बेटा क्या आ जाएगा, a x माइनस 1 प्लस b y माइनस 2 प्लस c z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। बेटा एकदम लिखने का यही तरीका होता है, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट। और ये एबीसी क्या होता है आपको ये भी पता है, वेयर a कॉमा b कॉमा c आर डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल, किसके नॉर्मल, टू प्लेन, इतनी बातें ये भी है, ठीक है। अब वो मेरे को क्या करना है, समझना बात को, कह रहा है कि ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन है वो पैरेलल है टू द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ठीक है। सिंस इक्वेशन फर्स्ट is a parallel to plane x plus y plus z is equal to क्या है, 0। अब ध्यान रहे पैरेलल का कंडीशन क्या होता है बेटा, पैरेलल का कंडीशन क्या होता है कि उनके रेशियो बराबर होते हैं, जो कोफिशिएंट का रेशियो होता है वो क्या होता है, इक्वल रेशियो में होता है, देन वो पैरेलल होते हैं। और परपेंडिकुलर का क्या होता है, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू क्या फॉर्म करता है, 0 करता है, तो वो आपका परपेंडिकुलर हो जाता है।
यानी यहाँ पे हमें पैरेलल लगाना है, तो बेटा पैरेलल क्या हो जाएगा समझना एकदम कोफिशिएंट, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना a है और यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1 है, यानी बेटा हो जाएगा a/1 इक्वल टू यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है बेटा b है और यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है y का कोफिशिएंट कितना है 1 इक्वल टू c, यहाँ पे c है तो यहाँ पे कोफिशिएंट z का कितना है बेटा 1 और इसके इक्वल टू कोई हम एक k ले लेंगे। अब इसको इसके इक्वल टू करोगे तो बेटा a इक्वल टू 1 का मल्टीप्लाई k में होगा क्या आएगा k आएगा, एंड b का मल्टीप्लाई k में होगा क्या आएगा k आएगा, एंड c का मल्टीप्लाई क्या आएगा k। यानी a b c की वैल्यू मिल गई। जैसी a b c की वैल्यू आपको मिल गई, आपको अपने फर्स्ट इक्वेशन में लाके पुट कर देना है, वो रिक्वायर्ड इक्वेशन आपका आंसर हो जाएगा। यानी पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट। अब हम इसको बेटा फर्स्ट में पुट करेंगे और फर्स्ट हमारा यही इक्वेशन है। ए के जगह पर क्या रखना है k ब्रैकेट में x-1 प्लस k ब्रैकेट में y-2 प्लस k ब्रैकेट में z-3 इज इक्वल टू 0। बेटा देखो k कॉमन आ रहा है और k को कॉमन लेके उधर भेजेंगे जीरो में, ध्यान समझना। k कॉमन आ रहा है, k कॉमन लेंगे और कॉमन लेने के बाद उसको उधर जीरो में भेजेंगे, तो जीरो में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है जीरो हो जाता है। मतलब बेटा यहाँ पे क्या बचेगा फिर बताना, तो यहाँ पे आपका बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा केवल x-1 प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा y-2 प्लस यहाँ पे क्या बच जाएगा z-3 इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसको अरेंज कर लो, x प्लस y प्लस z -1 -2 -3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा -6 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर करस्पॉन्डिंग टू द गिवन कंडीशन। यानी इसका जो आंसर आ गया बेटा वो कितना आ गया x प्लस वाई प्लस जेड -6 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके, इतनी बातें ठीक है, बातें सब समझ में आ रही है। आई होप हर चीजों को आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ठीक है, आगे चलते हैं बेटा। बेटा ये भी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या है, राइट द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर whose the center is a 0 1 0 and radius 5, रेडियस आपको 5 दिया, एंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट द 3 5 0। पहले हमें स्फीयर का इक्वेशन बनाना है जिसका मुझे सेंटर दिया है और क्या दिया है रेडियस दिया है। तो बेटा आपको एक फार्मूला पता होगा स्फीयर में, अगर सेंटर और रेडियस दिया रहता है तो स्फीयर का जो फार्मूला होता है वो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर होता है, वेयर r इज द रेडियस एंड x1 y1 z1 क्या होता है आपका सेंटर ऑफ द स्फीयर होता है। तो ये होता है, मैं लिख रहा हूँ सोल्यूशन देखिए। we know if center x1 y1 z1 and radius r then equation of sphere is क्या हो जाएगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, यही फार्मूला होता है ऐसा। ठीक है, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का z और y1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, वेयर x1 y1 z1 इज द सेंटर एंड r इज द रेडियस। अब बेटा यहाँ पे सेंटर आपको क्या दिया है 0 1 0 दिया है। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर हुज सेंटर कितना दिया है 0 1 0 एंड रेडियस r इज इक्वल टू कितना दिया है 5। आपके पास रेडियस कितना दिया है 5 दिया है। तो बेटा इसको डायरेक्ट अब लिखते हैं, क्या होगा समझना, इसे पुट करना सिंपलाइज दैट x माइनस x1 यानी 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 यानी 1 का होल स्क्वायर प्लस z माइनस z1 यानी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r यानी 5 का स्क्वायर। x माइनस 0 यानी x स्क्वायर, यहाँ पे बेटा कितना हो जाएगा y स्क्वायर
प्लस 1 माइनस 2y। हाँ, इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक किया गया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी यानी 2y, और z माइनस 0 यानी z स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। सबको एक साइड कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2y। ये देखो ये प्लस 25 है, इधर आएगा माइनस 25, 1 में से माइनस 25 जाएगा, माइनस 24 इज इक्वल टू 0। दैट इज द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। ये क्या हो गया, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हो गया। अब ये स्फीयर का इक्वेशन हो गया, ध्यान दें। अब जब ये स्फीयर का इक्वेशन हो गया तो अब आपको क्या फाइंड करना है, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है भैया, आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन भी निकालना है। दिख रहा है ना ये टेंजेंट प्लेन, हमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन भी निकालना है 350 पे। तो बेटा टेंजेंट प्लेन का फार्मूला मैं बता रहा हूँ कि टेंजेंट फार्मूला कैसे निकाला जाता है, ठीक है, बात समझ। 350 ना, सही है। हाँ इसको कर, वेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हमें निकालना है ना। इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट प्लेन एट अ, क्या पॉइंट दिया बेटा 350 एट अ एट अ 350, समझना बात को। इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट प्लेन एट अ 350, देखो सीधा सा रूल कैसा होता है, बात को समझना। जब भी तुमको टेंजेंट प्लेन निकालना हो, यहाँ पे एक छोटा सा चीज बता रहा हूँ। जैसे मान लो यहाँ पर एक पॉइंट अल्फा बीटा गामा है, इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट प्लेन निकालना है, ठीक है, इसी पॉइंट पे आपको टेंजेंट प्लेन निकालना है। तो फार्मूला क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं अल्फा एक्स से, और वाई स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं बीटा वाई से, और जेड स्क्वायर को रिप्लेस करते हैं गामा जेड से। और बेटा एक्स को जो तुम रिप्लेस करोगे एक्स प्लस अल्फा बाई 2 से, और बेटा वाई को रिप्लेस करोगे वाई प्लस अल्फा बाई 2 से, सॉरी बीटा बाई 2 से, और जेड को रिप्लेस करेंगे जेड प्लस गामा बाई 2 से। इतनी बातें समझ में आ गई। यानी एक्स स्क्वायर रहेगा तो अल्फा एक्स, वाई स्क्वायर रहेगा तो बीटा वाई, जेड स्क्वायर रहेगा तो गामा जेड, एक्स रहेगा तो एक्स प्लस अल्फा बाई 2, वाई रहेगा तो वाई प्लस बीटा बाई 2, और अगर वो जेड रहेगा तो जेड प्लस गामा बाई 2 से रिप्लेस करेंगे। ओके, इतनी बातें समझ में आ रही है। तो बेटा एक्स स्क्वायर यहाँ पे 3 है तो इसको किससे रिप्लेस करेंगे 3x, यानी क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 3x प्लस वाई स्क्वायर को किससे रिप्लेस करोगे 5y। देखो रिप्लेस कर रहे हैं बस बेटा, देख रहे हो, एक्स स्क्वायर अल्फा एक्स, तो यहाँ पे 3 है तो 3x 5y, और यहाँ पे हो जाएगा 0 इंटू जेड, ठीक है, माइनस 2 बेटा y को किससे रिप्लेस करेंगे y प्लस बीटा, बीटा यानी 5 अपॉन में 2, माइनस कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं बेटा, कांस्टेंट को रिप्लेस नहीं करेंगे, कांस्टेंट अपने जैसा ही रहेगा, ठीक है बेटा। यहां पे देखो 2 से 2 को कैंसिल कर दो, यानी यहां पे बच गया 3x प्लस 5y, ये तो 0 हो जाएगा, यहां पे बच गया -5 प्लस माइनस 5 माइनस 24 इज इक्वल टू 0। यानी अब फाइनल आंसर आपका आने वाला है, तो बस समझ जाओ क्या आएगा। यानी यहां पर हो जाएगा 3x, 5y में से y गया कितना बच जाएगा 4y, माइनस 5 माइनस 24 कितना हो जाएगा -29 इज इक्वल टू 0। दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप ये बातें भी आपको सब समझ में आ रही है कैसे हो रहा है, ठीक है। हमने इसमें क्या किया, पहले स्फीयर का इक्वेशन निकाला, देन हमने क्या किया स्फीयर पे टेंजेंट प्लेन भी निकाला जो वो पॉइंट दिया है बेटा, ठीक है। रटना नहीं है, हो सकता है कि कोई नंबर चेंज कर दे, तो आपको चेंज करने आना चाहिए कि कैसे में रिप्लेस करना है। ओके, आगे चलता है, आगे चलेंगे तो अपने पास ये फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन बाउंडेड बाय द प्लेन x प्लस वाई प्लस जेड प्लस इज इक्वल टू 1। हमें टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम निकालना है जिसका एक जो बाउंडेड है x प्लस वाई प्लस जेड प्लस 1 से। टेट्राहेड्रन मतलब बेटा 4 पॉइंट, 4 पॉइंट का मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बात को समझिए, ठीक है। तो आओ बातों को समझाते हैं।
देखो बेटा सॉल्यूशन वी नो वॉल्यूम ऑफ टेट्रा टेट्राहेड्रल, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रल V इज इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है बेटा, यहाँ होता है dx dy dz, ये सीधा सीधा इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब ध्यान रहे हमको क्या गिवन है, सिंस अपने पास क्या है, बात को समझना, सिंस बाउंडेड बाई since bounded by क्या है, x plus y plus z, x plus y plus z is equal to 1, x plus y plus z is equal to क्या दिया है, 1 दिया है। ठीक है, अब x plus y plus z is equal to 1 दिया है, तो बेटा पहले हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाएंगे, यानी तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, समझना बात को, x by 1 प्लस y by 1 प्लस z by 1 इज इक्वल टू 1। अब बेटा इसका सीधा सीधा एक प्लेन बनता है, उस प्लेन पे हम बात डिस्कशन करेंगे। अब ये प्लेन कैसा है बेटा समझना, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे z है, यहाँ पे 0। बेटा पहला जो पॉइंट तुमको मिलेगा, पॉइंट क्या मिलेगा, 1 0 0, और एक ओरिजिन मान लो यहाँ पे इसको हम a दे देते हैं, और एक ओरिजिन है जिसका होगा 0 0 0, और एक पॉइंट हम b लेंगे जो कि y वाला कोऑर्डिनेट रहेगा 0 1 0, और एक लास्ट c लेंगे जो कि रहेगा z वाला 0 0 1। अब इन चारों पॉइंट को इस पे हम डिनोट करते हैं, जिससे इस चारों पॉइंट को ही मिला के वो टेट्राहेड्रन बना है, उसका मुझे वॉल्यूम निकालना है। तो बेटा यहाँ पे मान लेते हैं कि, ठीक है, थोड़ा सा ठीक, अब यहाँ पे हम लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे जो मेरे पास एक, यहाँ पे जो मेरे पास बनेगा वो बनेगा 1 0 0, और यहाँ पे 0 1 0, और यहाँ पर बेटा 0 0 1, और ये आपका तो ओरिजिन है। इनको ज्वाइन करेंगे, इनको ज्वाइन करने पर एक प्लेन बन रहा है। ठीक है, इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C। अब इन्हीं को ज्वाइन करने पर एक प्लेन बन रहा है जिसको मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है। तो बेटा लिमिट कैसा निकालेंगे समझना, और वॉल्यूम के लिए मुझे dx dy dz मतलब तीनों की लिमिट चाहिए। तो देखो तीनों की लिमिट कैसे मिलेगी, तो जब आप x की लिमिट की बात करेंगे समझना, पहले z की शुरू करेंगे, पहले कहां शुरू करेंगे, z से। तो z की लिमिट कितनी हो जाएगी बताना, z की जो लिमिट हो जाएगी, बस डायरेक्ट x और y को उधर भेजो, जो z की लिमिट हो जाएगी 1 - x - y हो जाएगी, और y की लिमिट ध्यान रहे जैसे z को तुम निकाल लोगे तो अब z को भूल जाओगे, z को खत्म कर दो। ठीक है, अब जब z को निकाल लोगे तो z को भूल जाओ, यानी z खत्म हो गया, क्या बचा x + y + 1, तो यानी y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 - y, सॉरी x जाएगा ना 1 - x। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, यानी सीधा सा तुम z का निकाले 1 - x - y आया, तो z को निकालने के बाद z को भूल जाओ। अब आपके पास बचा x + y = 1, तो y की लिमिट क्या हो जाएगी 1 - x। अब x को निकालना है तो y z दोनों को भूल जाओ, यानी y भी खत्म z भी खत्म, यानी x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। तो सर इसको लिखेंगे कैसे, समझना मेरी बातों को। ठीक है, यानी सारे की जो लिमिट है वो ओरिजिन से होके जा रहा है, ओरिजिन से z भी होके जा रहा है, ये भी होके जा रहा है, ये भी होके जा रहा है, यानी जो z होगा वो 0 से 1 - x - y जाएगा, और जो y होगा वो 0 से 1 - x जाएगा, और x जो होगा वो 0 से कहां तक जाएगा 1 तक जाएगा। इतनी बातें समझ में आ गई, लिमिट इसका कैसा निकला है बेटा, हाँ है ना। ठीक है ना, लिमिट निकालने का यही एकदम सिंपल सा तरीका है। अब हम थोड़ा सा इसको ऊपर लेके चलते हैं। ठीक है, अब आते हैं वॉल्यूम निकालने में। तो v इज इक्वल टू, ठीक है, x की लिमिट 0 से 1, y की लिमिट 0 से 1 - x, z की लिमिट 0 से 1 - x - y, और यहां पर है dx dy dz।
अब बेटा इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि पहले तुमको उसी को सॉल्व करना है जिसके दो वेरिएबल हो, यानी जो पहले x और y में होगा, फिर सिंगल वेरिएबल को करना है और कांस्टेंट वाले को बेटा एकदम लास्ट में किया जाता है। ठीक है, यानी पहले हम z की सर दो दो लिमिट दिख रही है तो हम पहले z के लिए करेंगे। हमने कहा वेरी बहुत सही आपने कहा, यानी पहले आप z की देख रहे हैं, दो दो वेरिएबल है तो पहले हम z की करेंगे, तो एकदम सही बात। तो आप z की बेटा जब करने आओगे तो बाकी सबको होल्ड करोगे, यानी x इज इक्वल टू 0 to 1 और y इज इक्वल टू 0 to 1 माइनस एक्स होल्ड पे रहेगा। अब बेटा जब तुम z का करोगे dz का, तो dz का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बेटा, z हो जाएगा, यानी dz का इंटीग्रेशन कितना होगा, z। अब z बचेगा तो z की लिमिट रखोगे, तो ध्यान समझना, पहले मैं z रखूँ। अब z की लिमिट क्या चल रही है, 0 से 1 माइनस एक्स माइनस वाई, और यहाँ पर dx और dy। इतनी बातें ठीक है? ठीक है, अब थोड़ा सा लॉजिक समझना। अब v इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 से 1 और y इज इक्वल टू 0 से 1 माइनस एक्स। अब बेटा जब तुम z की लिमिट अपर लिमिट रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस वाई, 1 माइनस एक्स माइनस वाई, और 0 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 0, मतलब ये तो आएगा नहीं, मतलब ये आपका बच गया dx और क्या बच गया, dy बच गया। इतनी बातें ठीक है? अब हम करेंगे किसका, y के रिस्पेक्ट में। अब जब बेटा तुम y के रिस्पेक्ट में करने आओगे तो x को कुछ देर के लिए क्या कहोगे, आप होल्ड रहिए भैया। अब हम y वाले को करेंगे, तो जब y वाले को करने आएंगे तो dy को यहाँ 1 के पास लेके आएंगे, तो dy का कितना हो जाएगा बेटा, y हो जाएगा, dy का कितना हो जाएगा, y हो जाएगा, माइनस x भी होगा नहीं, x ऐसे ही रहेगा, और फिर यहाँ पे आएगा dy क्या हो जाएगा बेटा, y हो जाएगा, और फिर तुम y के पास आओगे तो y का कितना हो जाएगा, y स्क्वायर y में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और यहाँ पर बेटा सबकी लिमिट बारी बारी से हम लोग रखेंगे 0 से 1 माइनस एक्स। इतनी बातें ठीक है ना? आई होप सब चीजें मस्त एकदम सब समझ में आ रहा होगा। हाँ, ठीक है। तो अब हम इन सारे लिमिट को पुट अप करेंगे, तो बेटा v इज इक्वल टू, समझना, 0 से 1, x से तो बचा अब केवल, तो पहले 1 माइनस एक्स रखना है, जहां जहां y है वहां पे क्या रखना है, 1 माइनस एक्स रखना है। तुम इसको समझो, x y कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस एक्स, ऐसा होगा। सर यहाँ से y कॉमन आ रहा है तो 1 माइनस एक्स, अब हम लिमिट रखेंगे तो कितना हो जाएगा y की 1 माइनस एक्स। हमने कहा वेरी गुड। अब माइनस तुम इसके पास पहुंचोगे, सर y स्क्वायर अपॉन में 2 है तो y की वैल्यू है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, 2। हमने कहा एकदम सही। और अब इसके बाहर क्या लगेगा, dx। मैटर समझना, इसको मैंने कैसे रखा बेटा, तुम यहाँ पे देखो y और y कॉमन आएगा, y कॉमन लोगे तो 1 माइनस एक्स हो जाएगा, 1 माइनस एक्स इंटू y की वैल्यू क्या है, 1 माइनस एक्स रखोगे तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स। अब बेटा इसको तुम देखोगे तो 0 से माइनस, ये भी 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, और माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2। अब इसको तो सॉल्व कर लेंगे क्योंकि ये तो दिख रहा है, 2 1 जा 2, 2 1 एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर में से एक 1 माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा, ऐसा समझो 1 में से हाफ को सब्ट्रैक्ट करना है तो हाफ बचेगा, यानी 0/2, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करने चलेंगे बेटा तो कितना आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन चलेंगे तो 1 माइनस एक्स का क्यूब आ जाएगा, और नीचे 3 जाएगा, और 3 2 जा कितना है 6। अब बेटा ध्यान रहे, अंदर इसका देखोगे साइन माइनस है तो वो बाहर माइनस भी आएगा, तो हम माइनस को अभी बाहर रख देते हैं, और फिर हम लिमिट लगाएंगे 0 से कहां तक बेटा, 1 तक का। अब 0 से 1 तक का लिमिट लगाने के बाद आपके पास देखना बच क्या रहा है, थोड़ा सा समझना होगा लॉजिक। v इज इक्वल, बेटा जब तुम 1 रखोगे, तो 1 में से 1 क्या बचेगा, 0 बच जाएगा, 0 यानी 0 हो गया, माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब जब 0 रखोगे तो यहाँ x की वैल्यू 0 हो जाएगा, 1 के पावर क्यूब करेंगे कितना बचेगा, 1/6 बचेगा। अब v इज इक्वल टू, बेटा 0 खत्म हो जाएगा, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, 1/6। दैट इज द फाइनल आंसर। यानी ये चीजें आपके लिए था कि वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन, ये जो निकला है वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन निकला है। तो बेटा एक बार पूरी चीजों को बड़े विस्तार से देख लीजिएगा, कोई भी दिक्कत परेशानी होगा तो इसमें बताइएगा, ठीक है इतना, ठीक है बेटा। तो एकदम एक एक क्वेश्चन को आपको डील कराया गया है, इसमें कोई भी परेशानी दिक्कत होने वाली नहीं थी। आई होप ये सारी चीजें आपको हूबहू एकदम समझ में आई होंगी, क्योंकि हर चीजों को एकदम आराम से आहिस्ते आहिस्ते आपके ही अकॉर्डिंग बताया गया है। तो ठीक है बेटा, तब तक के लिए ये सेशन को हम अब अलविदा कहते हैं, क्योंकि इस सारे क्वेश्चन को आपको डील कराया गया जितने एग्जाम में उन्होंने पूछे थे।
बेटा। और बाकी एक दो जो क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट सीरीज में जब आएंगे तो यहाँ के एक दो क्वेश्चन को हम डील कर लेंगे। लगभग वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन थे वो आपको करा दिए गए बेटा। ओके, तब तक के लिए बेटा जय हिंद, बाय बाय।